नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें फिजिक्स के बारे में बताओ। तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे जहां से बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। और बच्चों जो बच्चे सोच रहे हैं अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है, तो उन बच्चों पर सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब आपको सोचना है कि हमारे पास आज नहीं तो कल, सिर्फ हमें एक दिन का टाइम है, हमें कल बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इस तरीके से आप सोचेंगे, इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं सोचना अभी हमारे पास काफी टाइम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो पढ़ ही लेंगे। तो वो बच्चे टाइम निकाल जाता है और एग्जाम वाला डे आ जाता, फिर वो कहते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ पाया। तो प्लीज बच्चों अभी से आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी। कई बच्चों ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं अभी कर लेंगे, काफी टाइम है, तो प्लीज बच्चों स्टार्ट कर दो। अब आपके पास टाइम नहीं, आपके पास 1-2 दिन जो भी है उनको पढ़ाई में लगाओ। जितना भी टाइम है उसको, 1 घंटा भी है उसको आप स्टडी में लगाओ। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो स्नैपचैट, सभी जगह से आप दूर हो जाओ। 1 से 2 महीने की बात, 1 महीने की बात बची है, 1 महीने के लिए दूर हो जाओ। मैं कहता हूँ आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा, आप चाहे जो चला लें, फिर आपका जो निर्णय करे वो कर लेना, बट आप अभी बोर्ड एग्जाम के टाइम अपने एग्जाम पे फोकस कर लो, ठीक है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। देखो कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका मान कितना होता है, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में काफी ज्यादा पूछा जाता है। और जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मान की जो है हमें आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। 2 × 10⁻⁻18 जूल हो जाएगा, या 2 × 10⁻⁻20 जूल होगा, या 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, या 1.6 × 10⁻19 प्लस में जूल होता है। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है और कई बच्चों को इसको बताया गया है। देखो अगला क्वेश्चन है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 8 कूलम का ऋण आवेश है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। यानी कि बच्चों यहाँ पर Q का मान दिया गया, आवेश दिया गया, कितना दिया गया, 8 कूलम दिया गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि n = हमारा क्वेश्चन मार्क है। बच्चों अगर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा Q = ANE, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ANE = हो जाएगा Q/E, यही तो हो जाएगा। अब E क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मान जो है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 1.6, तो Q का मान कितना है 8 कूलम, और E का मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ए वाला मान जो है पहला वाला, यही मान यहाँ पे रखना है। अब देखो दशमलव नीचे से हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, 10⁻19 माइनस के उनको ऊपर ले जाएंगे, 80 × 10⁻19 ये हो जाएगा। बट्टे में आपका कितना बचेगा 16, और 16 × 5 = 80, यानी कि 5 × 10⁻19, 5 × 10⁻19, यानी कि जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो पहला वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप्स के, उनको सॉल्व करके हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। अब आपको बताना जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होता है। और यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरी में भी आ सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल टाइप्स का क्वेश्चन है, ये आपसे अति लघुत्तरी में भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो देखो बच्चों आई होप आप लोगों को याद होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी हम बताते हैं तो हर एक सूत्र कोई भी आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं बताता हूं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब भी बताया, तो आई होप आप सभी को याद होगा। अब अगला आता है वैद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। फ्लक्स होता है बच्चों, वैद्युत फ्लक्स आधा फा होता है, वैद्युत फ्लक्स। चलो कोई टेंशन नहीं, लिखा होगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ये चीज आपको पता करनी। देखो वेबर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, या वोल्ट × मीटर होता है, या वोल्ट न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब न्यूटन प्रति कूलम आप वैद्युत क्षेत्र वाला मत समझ लेना और लगा दो, चौथा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो आपको बताना है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, या फिर वोल्ट × मीटर भी इसको हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता बताओ। देखो कोई भी तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो 500 ओम है, ठीक है। इसकी आपको वैद्युत चालकता बतानी है। देखो वैद्युत चालकता निकालने के लिए एक सूत्र होता है। देखो जो वैद्युत चालकता होती है, वैद्युत चालकता, इसका एक सूत्र होता है चालकता 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। इसका सूत्र क्या होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ठीक है, वैद्युत चालकता का व्युत्क्रम, ठीक है। क्या होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का यहाँ पर मान दिया गया 500 ओम है, तो इसकी जगह पे विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर क्या रखेंगे 500 ओम रखेंगे, ठीक है। अब लगाया दशमलव, इसके ऊपर एक 0 बढ़ाया, अभी नहीं, एक 0 और बढ़ाया, अभी भी नहीं हो रहा, एक 0 और बढ़ाया, एक और बढ़ा दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, यानी कि 2 आ गया।
और क्या है, वैद्युत चालकता, इसका मतलब हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, 0.002 वोल्ट ओम इनवर्स। देखो इस बार देखो किस ऑप्शन में सही दिखाई दे रहा है, आपको चौथा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0.002 ओम इनवर्स, और यही वाला इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप में आपसे पूछा जाता है तो आप उसको इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, यानी कि किलोवाट जो घंटा होता है वो मात्रक किसका होता है, ये चीज आपको बताना है। तो बच्चों किलोवाट घंटा में किस चीज को नापा जाता है, तो किलोवाट घंटा में वैद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी ट्रांसफार्मर में संभव नहीं है। क्या भ्रमण धाराएं संभव नहीं है, डिस्ट धारा संभव नहीं है, प्रत्यावर्ती धारा संभव नहीं है, या प्रेरित धारा संभव नहीं है। देखो बच्चों कोई भी ट्रांसफार्मर है उसमें डीसी जो होती है, डिस्ट धारा जो होती है, वो संभव नहीं होती है, याद रख लेना। ये चीज़ आपसे याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, और ये चीज़ आपको ज़्यादातर देखने को वहाँ पर मिलेगी जब आप ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ोगे। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप्स का है। कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं, ठीक है, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। यानी कि दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं आपको दी गई हैं, अब संपर्क में रखे गए इनकी फोकस दूरी आपको बतानी है। तो देखो दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं यानी कि P1 का मान दिया गया है प्लस के 5 डायोप्टर, P2 का मान दिया गया है माइनस का 3 डायोप्टर। ठीक है, D4 क्या होता है बच्चों, डायोप्टर। कभी डायोप्टर आपको हिंदी में लिखा हुआ दे सकता है या फिर डायरेक्ट D बनी होगी, और D वो हिंदी में बना सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट इंग्लिश में इस तरीके से बना सकते हैं, डायोप्टर। अब आपको पता होना चाहिए जो क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है। क्षमता का सूत्र होता है P P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि जो भी क्षमताएं देंगे उनको जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमें P का मान चाहिए। P का मान क्या हो जाएगा, देखो P1 का मान कितना है, +5 है। अब माइनस इधर -3 है तो ये प्लस का निशान लगा हुआ है, और P2 का मान है कितना, -3 है। देखो तो P = क्या हो जाएगा 5, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 हो जाएगा। यानी कि बच्चों जो P का मान आ जाएगा 5 से आप 3 को हटा देंगे 2 डायोप्टर, यानी कि इसकी जो क्षमता बचेगी वो बचेगी आपकी 2 डायोप्टर एक्चुअल में। ठीक है, अब बच्चों में यहाँ पर निकालनी क्या है, फोकस दूरी। क्या निकालनी है, फोकस दूरी। अब बच्चों फोकस दूरी = सूत्र होता है कि 1/p। फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/p, और ये जो बच्चों मान आएगा इसका आएगा मीटर में, यानी कि 1/p जब आप लगाएंगे तो 1 मीटर में माना जाएगा, यानी कि 1 मीटर है। और आपको पता है अगर कोई वैल्यू 1 मीटर है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी गई हैं वो किस में दी गई हैं, सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो इसीलिए सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। तो F = क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइड में आपका P हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो देखो F = क्या हो जाएगा 100/P का मान कितना आया है, 2 डायोप्टर। देखो P का मान कितना है, 2 डायोप्टर, इसको हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 यानी कि 50। यानी कि जो बच्चों F का फोकस दूरी का मान आया है वो आया है 50 सेंटीमीटर। कितनी फोकस दूरी आई है, 50 सेंटीमीटर। और जिस भी ऑप्शन में हमें 50 सेंटीमीटर देखने को मिल जाएगा वही आपका राइट हो जाएगा। जो कि हमें देखने को मिल रहा है पहला ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इस सूत्र को, न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग इसी तरीके से, अगर कोई भी न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है मनुष्य की आंख के नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है। मानो कि जो आंख है उसके नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, क्या 1 होता है, या 1.2 होता है, या 1.44 होता है, या 1.0 होता है, सॉरी 0 होता है। देखो यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में दिया गया है 1.44। एक्चुअल में इतना ही होता है, बट यही सेम वैल्यू कभी कभी आपको 1.5 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये चीज़ आप याद रख लेना, 1.5 भी अगर लिखा हुआ है तब भी आप इसी को ऑप्शन को सही लगाएंगे, और ऐसा कभी नहीं होगा जहां पर 1.44 और 1.5 दोनों ऑप्शन मिल जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर किसी सूत्र में लिखी गई है वही आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो इसका हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो 1.44 सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक AMU जो होता है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एक किसके तुल्य होता है? तुल्य का मतलब होता है किसके बराबर होता है? 190 MeV के बराबर होगा, या 139 MeV के बराबर होगा, या फिर 913 MeV के बराबर होता है, या फिर 931 MeV के बराबर होता है। अब आप लोगों के मन में डाउट या फिर क्वेश्चन आ रहा होगा, सर AMeV है क्या? तो बच्चों आपको बता दूं, इस MEV का फुल फॉर्म होता है M फॉर मेगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक AMU जो है वो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, एक AMU जो होता है वो 931 MeV के बराबर होता है, यानी कि एक AMU इक्वल टू 931 MeV होता है। यानी कि जो एक MU लिखा जाता है, देखो ऐसे, अगर कहीं पर लिखा है एक AMU और इसको मैं कन्वर्ट करना है MEV में, तो एक AMU इक्वल टू लिख सकते हैं 931 MEV, और इन दोनों वैल्यू जो हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं। एक AMU जो होता है 931 MEV के बराबर होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आई होप बच्चों आज के इस वीडियो में जो 10 क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना, एक छोटा सा वीडियो था, आप इसको रिवीजन भी कर लें, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली हमसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।